let me spend a little time on the top level and what is going wrong. हरियाणा और महाराष्ट्र पे फोकस करते हुए क्या हुआ था? टेक्निकली हरियाणा के बारे में आप कह सकते हैं कि बहुत ड्रामेटिक कुछ नहीं हुआ, बिकॉज इन द लोकसभा इलेक्शन द कांग्रेस वाज अहेड बाय 0.5 percentage point, and in the Vidhan Sabha election, Congress fell back by 0.5 percentage point. मतलब ऐसा कुछ ड्रामेटिक हुआ नहीं, but that's not being entirely honest to ourselves. क्योंकि हरियाणा का हिस्ट्री ये है और एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को दबा लिया तब तो विधानसभा में तो मतलब हरा ही देंगे. It was not a wrong expectation. So, and the fact is that traveling in Haryana, because Haryana is next door, many of us would have seen that, there was a very popular common impression across the board that Congress was way ahead on the street. आपको बीजेपी के लोग नहीं मिल, बीजेपी के लोग कहते थे नहीं 30 सीट तो आ ही जाएंगी, 25 तो ले लेंगे, इस पे मतलब मामला चल रहा था. बीजेपी के लोग तैयार नहीं थे कहने को कि हमारी 40 सीट भी आ सकती हैं, लेट अलोन 50 और समथिंग. So what happened in Haryana, though on paper it would look very small, but it did represent something big. It was a big setback. What happened in Maharashtra was a big setback by any yardstick. इतना मेजर चेंज जो था कि महाराष्ट्र का फिर रिकॉर्ड ये है कि एक्चुअली इट्स that BJP tends to do better in Lok Sabha election, tends to do a little worse in Vidhan Sabha election. And what happened here was that BJP, from being -6% or so, went on to +8%, BJP and allies, which is a massive shift. So both these are setbacks. There is no, इससे कोई मतलब इनकार करना नहीं चाहिए कि दोनों बहुत बड़े सेटबैक थे. इस सेटबैक के पीछे क्या था, मैं कई महीनों से सोच रहा हूं. I don't yet have a full answer. The most popular answer in terms of the media is that the opposition squandered it, that they were complacent. ऐसा मीडिया कहता है और इसमें एक सच का अंश है कि वो एक अभी भी ऑपोजिशन पार्टीज में ये एक प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी, शायद 10 साल तक कोई सक्सेस नहीं मिली है, इसलिए थोड़ी सी सक्सेस से हम बहुत ऊंची चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं और अब तो ये हो ही गया. और लोकसभा इलेक्शन के बाद सम डिग्री ऑफ कॉम्प्लेसेंसी डिड सेट इन, तो वो बात सही है. बट दैट्स प्रॉब्ली नॉट द एंटायर स्टोरी. समथिंग एल्स इज ऑल्सो हैपनिंग. One is that I think the BJP learned from its 24 debacle. 24, at least BJP saw, rightly so, as a very major upset for them. And they have learned very quickly. इतना बीजेपी को जरूर क्रेडिट करना चाहिए कि वो जैसे आज से 10-15 साल पहले हुआ करता था ना, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट टीम का जो डिफरेंस हुआ करता था. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम स्ट्रेटेजाइज करती थी, हर चीज़ से लर्न करते थे, वो तय कर सकते थे कि अच्छा फलां से ओपनिंग बैटिंग करवाएंगे, कितना भी बड़े नाम का प्लेयर है इसको बाहर निकालो इस मैच के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो दे हैड ए स्ट्रेटजी, दे हैड ए कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट देयर ओन स्ट्रेटजी. और इंडियन टीम में बहुत ब्रिलियंट प्लेयर हुआ करते थे, सब अपनी अपनी सेंचुरी के बारे में चिंतित रहते थे और वो सब होता था. तो कागज़ पे टीम अच्छी होती थी दोनों, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीतता था. कुछ वैसा डिफरेंस बीजेपी और बाकी तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के बीच में है. बिकॉज बीजेपी, एंड आई एम स्पीकिंग राइट नाउ जस्ट ऑफ द लेजिट पार्ट ऑफ व्हाट द बीजेपी इज डूइंग. आई विल से समथिंग अबाउट द इलेजिटिमेट पार्ट एज वेल ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. बट ऑन लेजिटिमेट पार्ट, आई थिंक post 2024, BJP has just upscaled its electoral effort, the legitimate part of it as well,
सब्सटेंशियली, जिसको अगर मैच नहीं करेंगे तो आप पॉलिटिकली वो रिजल्ट्स नहीं ले सकते। जिस तरह के लोगों को बीजेपी डिप्लॉय कर रही है अपने इलेक्शंस के लिए, सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं, जिनका हमें अखबार में नाम सुनने को मिल जाता है, मगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट से छोटे लेवल पे। मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ। मुझे हरियाणा के इलेक्शन में भिवानी जिले के किसी गांव में बुलाया। भिवानी में संयोग से सीपीआईएम का कैंडिडेट था जिसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी। सो उन बेचारों को कोई स्पीकर नहीं मिल रहे होंगे, तभी मेरे को बुलाया होगा। सो मैं गया वहाँ और जाके मुझे पता लगा, और मैं थोड़ा इससे परेशान भी हुआ, कि वो एक यादव विलेज था। सो मैंने कहा यार तुम सीपीएम वाले भी यही काम करने लग गए हो अब, मतलब बाकी तो सब करते ही थे। तो मगर मज़े की ज़्यादा बात यह है कि उन्होंने बताया कि साहब इसलिए हमें करना पड़ा क्योंकि परसों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे। मैं तो चलो अवेलेबल हूँ, मध्य प्रदेश का मुख्य, और मैंने कहा कितनी बड़ी थी सभा? उन्होंने कहा साहब 60-70 लोग थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बीजेपी 60-70 यादवों का वोट लेने के लिए वहां से ला सकती है। कैन यू इमेजिन एनी ऑपोजिशन पार्टी बीइंग एबल टू डू सो? दिस इज एंटायरली लेजिट है, मैं कोई इलेजिटिमेट चीजों की बात नहीं कर रहा फिलहाल। इट्स एब्सोल्युटली लेजिट वैलिड थिंग दैट एनी पॉलिटिकल पार्टी शुड डू। भिवानी जिले में बहुत कम यादव हैं, कुछ उनके कंसंट्रेटेड गांव हैं। उस गांव की पॉकेट में 5 गांव में जाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि उसके नाम के साथ भी यादव लगा हुआ है, उसको बुला के ये काम बीजेपी करवा सकती है। ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दिया है, ऐसा सब जगह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक अलग स्केल पे बीजेपी इलेक्शंस लड़ रही है इस वक्त। ये मैंने पहले महाराष्ट्र में देखा, पहले हरियाणा में देखा। महाराष्ट्र में हमारे दोस्त काम करते हैं, नंदुरबार जिला है वहाँ, जो कि आदिवासी इलाका है वहाँ का, जहाँ अचानक एनडीए बिल्कुल पूरा जीत गया इस बार। मैंने पूछा कि क्या हुआ? लोकसभा में वहाँ जीते थे, कांग्रेस कैंडिडेट जीता था। उन्होंने बताया कि उस एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरकार ने 100 लोगों को डिप्यूट किया था। सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने 100 लोगों को पैसा देके, सैलरी देके डिप्यूट किया था लोकसभा इलेक्शन के बाद, असेंबली इलेक्शन से पहले। किस काम के लिए? सरकारी योजनाओं का जनता तक प्रचार करने के लिए। अब आप कैसे ऐतराज कर सकते हैं? सरकार सरकारी योजनाओं का काम कर रही है। हालांकि आप जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन के बाद ये करना और असेंबली इलेक्शन से करने का मतलब बेसिकली था सरकारी पेड बीजेपी वॉलंटियर्स थे। 100 लोग एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर आप 100 लोगों से 3-4 महीना काम करवाते हैं, इट्स ए सब्सटेंशियल थिंग। क्योंकि पार्टियों के पास 100 कार्यकर्ता होते नहीं है, 100 लोग जीप पे चढ़ने वाले होते हैं पर कार्यकर्ता नहीं होते हैं। प्लस आरएसएस ने पड़ोस के स्टेट से बुला के 150 वॉलंटियर लगाए थे उस एक असेंबली सेगमेंट में। अब आप में से कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स की होगी। अगर आपके पास 250 लोग हैं 3 महीना कहीं पे काम करने के लिए, आप फर्क डाल सकते हैं। सर, कितना भी आपकी सिचुएशन। आपने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एग्जांपल दिया। जी जी जी। बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी तो नहीं, बट 90s में देयर यूज्ड टू बी अ व्हाइट मैन्स बर्डन। तो वो जो अफेक्टेड अंपायर्स थे, उसने कितना फर्क डाला है ये बताएं। अंपायर भी थे, बॉल टेम्परिंग भी थी, वो उसमें भी आता हूं मैं। अभी मैं आपको प्योर लेजिट चीजें बता रहा हूँ। अभी तो नॉर्मल आर्मी भी था, अंदर तेंदुलकर ही था। जी जी। तो मैं लेजिटिमेट पार्ट अभी बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जहाँ पे हम कर सकते हैं लेजिटिमेट भी है, तो जो मैं लेजिट बात बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद वो जो महिलाओं को पैसा देने वाली स्कीम थी, स्कीम एक अलग बात है, मगर अब देखिए, एक महिला को इन द रन अप टू द इलेक्शन उस एक महीने में 13 बार टेलीफोन कॉल्स आए
और कॉल ये कहता था, कॉल आता था, सविता ताई मैं शिंदे बोल रहा हूँ। महिला के नाम से फ़ोन आता था। ऑब्वियसली वो तो नहीं कर रहा था, बट इट्स सम सॉफ्टवेयर डूइंग दिस वर्क। तो द चीफ मिनिस्टर उस महिला का नाम लेके बोलता था कि मैं हूँ, ये स्कीम आपके लिए, बहन हो तुम तो मेरी, तो लिए स्कीम आई है, तुम्हारा फॉर्म तो हो गया ना। फिर फ़ोन आता था कि फॉर्म तुम्हारा हो गया, पैसा तुम्हें आने वाला है, नहीं आए तो मुझे बताना। फिर फ़ोन आता था कि ताई पैसा तेरे अकाउंट में चला गया, तुमने जाके निकाल लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ये फ़ोन। फिर इलेक्शन से 4 दिन पहले या 10 दिन पहले फ़ोन आया कि इस बार तो मिल गया, लेकिन अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी तो तेरा पैसा रुक जाएगा, अब तू देख ले। ये सब उस महिला के नाम लेके मैसेज आ रहे थे फोन पे। नाउ अब ये लेजिट और इलेजिट की बाउंड्री पे है, लेकिन आप अभी इसका अच्छा बुरा छोड़ दीजिए, आप सिंपली स्केल ऑफ प्रिपरेशन देखिए इसकी। तो मैं जो दूसरा मिसाल दिया करता हूं, इसलिए कि आप मुख्यमंत्री, सरकार के खर्चे से हो रहा है काफ़ी कुछ इसका, और सरकार के खर्चे से इलेक्शन के जस्ट पहले करना, इलेक्शन कमीशन हो, नहीं लग गया था सर, उसके बाद भी हुआ है, इसलिए बाउंड्री पे है। Okay, the concept was legit. Yeah. Maybe after model code of conduct when they did, that was illegal. देखिए उसका टेक्निकल इन्फ्रिंजमेंट की बात अलग है, पर मैं कह रहा हूँ अदरवाइज अगर इलेक्शन कमीशन सीरियस हो ऐसी चीज़ों के बारे में, एक्चुअली तो इस स्कीमों को ही रोकना चाहिए था इलेक्शन से जस्ट पहले। दीज आर ग्रैंड ब्राइबरी स्कीम्स बेसिकली, सब तरफ चल रहा है, तो ये दिक्कत है ना। तो ये है। मैं दूसरा एग्जाम्पल एक देता हूँ, शायद मेरी जनरेशन के लोग इसको समझेंगे। जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे क्लास 10 में, क्लास 12 में, मेरे बैचमेट जो मेडिकल कॉलेज में गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, क्या करते थे? टेक्स्ट बुक पढ़ लेते थे, क्लास में जाते थे, क्लास को ठीक से अटेंड करते थे, नोट्स रिवाइज कर लेते थे, एग्ज़ाम देने चले जाते थे। अब क्या होता है, आप 6 महीने के लिए या 1.5 साल के लिए कोटा जाते हैं। कोटा में आपको बताया जाता है कि ये 2.5 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा, इसके लिए हम 200 बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये 3.5 मार्क वाला ये मॉड्यूल आएगा, इसके लिए फलां चीज़ को हम रिवाइज करेंगे। एक बार कोटा मेथड आ गया, उसके बाद वो जो हमारे पुराने मेथड वाला था वो उससे कॉम्पीट नहीं कर सकता। सो देयर इज अ कोटा रेवोल्यूशन व्हिच हैज हैपेंड इन एग्जामिनेशंस। बीजेपी हैज ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ दैट स्टफ इन इलेक्शंस, और उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के बाद इसको अपस्केल कर दिया है। दैट्स वन।